आपका मई एंड, और जून में पेपर भी हो जाता है। अब जुलाई में काउंसलिंग चल रही है इस टाइम पे इसकी, ठीक है। ये मैंने आपको भेजा है बेटा, इसको लिख ले और अपनी छोटी डायरी पास रख ले। अगर तो मैं ऐसे कुछ बताऊं तो लिख लिया कर, तुम्हें क्या पता कल कौन कहाँ होगा, तुम कहाँ होंगे, मैं क्या कहाँ होंगी, हमें थोड़ी पता है। सो जब इन्फॉर्मेशन मिले उसको स्टोर कर लो, नेक्स्ट ईयर तुमको बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके। यो मैम। अब जिन बच्चों ने भरा है वो जितने भी हिमाचल के मेडिकल कॉलेजेस है उनमें नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पता है प्राइवेट की कितनी फीस है, गवर्नमेंट में जिसको सीट मिल जाएगी उसके मजे हो जाएंगे, और पढ़ाई तो सेम ही होगी ना, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों सेम पढ़ाएगा। लेकिन अगर एग्जाम भरा होता तो काफी सारे बच्चों को फायदा होता। तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने भरा नहीं, अब तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं तो वो आगे के भर रहे हैं। तो आप ये वाला एग्जाम लिख लो। और एक होता है, एक और होता है, ये वाला भी भर देना, इसको लिख के रख लो। ठीक है, चंडीगढ़ का है ये, ठीक है। अटल वाला कहाँ पर है? अटल ये हिमाचल का है बेटा। तो पता है जैसे मान लो अभी मेरा मन नहीं है नर्सिंग का या भी पैरामेडिकल का, मैं कुछ और देख लूं। लेकिन अगर तुम एग्जाम भर के रखते हो और बाद में तुम्हारा मन बदलता है तो तुम दे भी सकते हो। कोई पेपर भरने से देना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर तुमने भरा ही नहीं तो दे नहीं सकते। तो कुछ बच्चे होते हैं वो सिर्फ नीट भरते हैं क्या कि हम नीट ही क्रैक कर लेंगे, पर कभी कभार पेपर अनएक्सपेक्टेडली बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, या अनएक्सपेक्टेडली ऐसा आ जाता है कि हमें याद ही नहीं आ रहा, या मे बी उस टाइम पे मैं इतना पैनिक कर गई मुझसे पेपर नहीं हुआ। अब उस बच्चे के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा क्योंकि उसने फॉर्म नहीं भरा था। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्स वो है जो आपको भरने ही चाहिए, राइट। तो ये आप रख लो, आपके काम है। चलो, इवोल्यूशन इवोल्यूशन में कर रहे थे हम लोग, राइट। यो मैम। गुड इवनिंग स्नेहा। तो थ्योरीज की बात हम लोग कर रहे थे, और थ्योरीज में मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा भी चुकी थी, है ना। कौन कौन सी पढ़ाई थी? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और बायोजेनेसिस। तो थ्योरी पढ़ाई थी, और मैंने अच्छा अच्छा, हम तो डिवीजन भी साथ कर रहे थे ना। तो आज क्या कौन सा पार्ट रिवाइज करके आने का टारगेट था? मैम हाँ, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में क्या स्ट्रक्चर? मैम डीएनए स्ट्रक्चर और डीएनए फोल्डिंग बोला था। डीएनए स्ट्रक्चर एंड डीएनए फोल्डिंग बोला था, यस राइट। करके आए हो? यस मैम। गुड, करके आए हो तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। मैम और द सर्चिंग फॉर द जेनेटिक मटेरियल कल के लिए था, मतलब आज करके आना था वो भी। तो फिर अभी क्या किया है? आज मैम आज जो करके आया था। डीएनए फोल्डिंग का था वो कल था, और आज के लिए ये था वो जेनेटिक मटेरियल की सर्च के लिए। अच्छा, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, तो आप सारे साइंटिफिक रिसर्च पढ़ के आए होंगे ना, राइट। ऑल राइट। सो टेल मी वन थिंग, कि जो जेनेटिक मटेरियल की सर्च थी, तो वो जो वो कौन से दो साइंटिस्ट का कॉम्बिनेशन था, ग्रुप था, जिन्होंने प्रूफ कर, हाथ खड़े करना है, जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? हैंड। हाँ शगुन बताओ। मैम हर्शी एंड चेस। हर्शी एंड चेस, यस। और हर्शी एंड चेस ने क्या यूज करा था अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए? प्रिया, मैम प्रिया बेटा प्रिया। वायरस। क्या बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज ना, बैक्टीरियोफेज बोलना, वो वायरस नहीं लिखेगा सीधा, वो बैक्टीरियोफेज लिखेंगे। तो बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, आंसर सही है तेरा, लेकिन बैक्टीरियोफेज से याद रखियो, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा तो पढ़ के आए हो। वो कौन थे जिसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था दीक्षा? ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने दिया था, शाबाश। और वो तीन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनकी रिसर्च, नहीं नहीं नहीं, चलो रुको थोड़ी देर में पूछती हूँ, कर ले नीचे हाथ। क्वेश्चन घुमा के पहले मैं थोड़ा पढ़ाती हूँ, चलो। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को जो बहुत ज्यादा जोरों शोरों से सपोर्ट करते थे, उनका नाम क्या था? रंजू। मैम फादर। हाँ बोल बोल। फादर
फादर सुरेश आउटरीच ऐसे नाम था। फादर सुरेश, क्या हो गया तुझे? फादर सुरेश, ठीक है। और थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस का मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं? हाँ, वेरी गुड विशाल। सिंपल भाषा में बोलूं तो एबायोजेनेसिस क्या कह रही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे पैदा होते हैं? नॉन लिविंग मैटर से। नॉन लिविंग मैटर से। वेरी गुड, नॉन लिविंग मैटर से। और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या कहती है कि लिविंग किससे पैदा होते हैं? लिविंग से। हाँ, लिविंग। इस थ्योरी को हक्सले ने दिया था और इसको सपोर्ट करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। तो ये बात आई डोंट नो मैंने यहाँ लिखी थी या नहीं, मैं भी चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये मैंने लिखा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने लिखा नहीं था बेटा। गिवन बाय हक्सले। हक्सले एट ऑल। जब मैं क्वेश्चन में एट ऑल लिख दूं इसका क्या मतलब है? उसके साथ अदर भी थे। हाँ, उनके ग्रुप। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ठीक है। और इसको सपोर्ट किया था रेड्डिस, प्लेंजेन, पास्चर ने। और उन्होंने क्या दिया था? एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसमें हम पास्चर का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। और पास्चर का एक्सपेरिमेंट फेमसली किस नाम से जाना जा रहा है? कौन सी नेक का एक्सपेरिमेंट था? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ये करा है हमने एक्सपेरिमेंट बेटा? नहीं किया? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, थोड़ा भलेखा लग गया, फिर किसी की क्लास में करा होगा। तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था जो पास्चर ने बताया था, जिसके थ्रू कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, नॉन लिविंग से नहीं आते। तो पास्चर का एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बीकर लिया और उसका जो नेक था ना वो ऐसे स्वान के नेक की तरह, एकदम ब्यूटीफुल से स्वान की तरह। स्वान देखा है कभी? हाँ, देखा है मैम टीवी में। अरे रियल में नहीं देखा? हिंदी में क्या बुलाते हैं? हिंदी में क्या बुलाते हैं पैसे? हंसों का जोड़ा नहीं देखा? अरे किसी भी जू में जाओगे तो बहुत सुंदर दिखेंगे। चलो, तो जैसे स्वान की नेक है ना, देखो ये इसकी प्यारी सी नेक है, वैसे ही इन्होंने बीकर ऐसा लिया था, इसलिए इसे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लेते हैं, है ना? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अरे तुम्हारे वहाँ मौसम कैसा? थोड़ी सॉरी, मैं तो पूछना भूल गई। अच्छा है बहुत। दिन भर अच्छा था मैम, अभी बारिश लग पड़ी। अच्छा, मेरे यहाँ भी बारिश, यहाँ पे बारिश रात को लग रही है, लेकिन यहाँ मौसम अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ गर्मी होती है ना तो मेरा तो तंदूरी चिकन बन जाता। तो भगवान की कृपा है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश रखी है, उसने कह रहा है नहीं, लड़की पिघलानी ही नहीं है। पिघल सकती हूँ मैं, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, और मेरा रूम भी टॉप फ्लोर पे तो मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश है। एनीवेज, सो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? हीटअप किया है एक मीडियम को। मीडियम में उन्होंने क्या क्या डाला ये पता होना चाहिए। देखो, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ऐसे ही स्वान नेक है और तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जब तुम इमेजिन करोगे ना तो भूलोगे नहीं। तो उन्होंने पानी लिया, पानी में डाला मीठा, खाना डाल दिया, मीडियम दे दिया, अब उन्होंने डाल दिया ऑर्गेनिज्म जिसका नाम था यीस्ट। तो उन्होंने यीस्ट डाल दिया और उसको गर्म कर दिया। गर्म, पहले तो देखो यीस्ट था, शुगर मीडियम में, तो वो बढ़िया से अच्छे से रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, राइट? सही बात है। यो मैम। जब ऐसा होगा तो देखो जो पानी के मॉलिक्यूल है वो ऊपर भी जाएंगे भाप बन के, और वह इकट्ठे होने लग जाएंगे। वो सारे मॉलिक्यूल्स ना यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं। जब यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वो प्लग की तरह लग जाते हैं। कोई भी चीज अब इससे एंटर नहीं हो पाएगी ना बाहर से। तो ऐसा हो गया कि उन्होंने स्वान नेक लिया इसलिए था कि बाहर से कोई चीज अंदर आ ना पाए, नथिंग कैन एंटर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसको बहुत अच्छे से उबाल दिया। जब तुम बहुत उबाल दोगे तो यीस्ट क्या हो जाएगा? क्या होगा यीस्ट के साथ? हाँ, एक्सपेरिमेंट तुमने सोचना ही तो है। मर क्या हुआ? सारे यीस्ट के सेल मर गए। मैं लिख देती हूँ, यीस्ट डाइड। अब पिछली वाली एबायोजेनेसिस की जो थ्योरी थी वो क्या कह रही थी कि अगर लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल है तो उससे नया लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा। तो वो वेट करते हैं कि यहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए, कोई भी माइक्रोब यहाँ पे ग्रो कर जाए। अगर ग्रो कर गया दैट मीन्स मरे हुए यीस्ट ने किसी लिविंग को जन्म दिया। लेकिन वो वेट करते रहे पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी इस मीडियम में मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो नॉन लिविंग से लिविंग तो नहीं आते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस नॉन लिविंग से लिविंग आता, पर ऐसा तो आया नहीं ना। तो उन्होंने ये बात, हाँ उन्होंने बोला ये किया। फिर उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को चेंज भी किया। उन्होंने क्या किया, सेम किया, यीस्ट लिया, वाटर लिया एंड शुगर लिया, उसको गर्म किया। अब इस बार उसने नेक को तोड़ दिया, ब्रेक नेक। नेक को तोड़ने से क्या हुआ कि खुला हो गया।
अब जो भी माइक्रोब्स थे वो अंदर एंटर कर सकते थे, है ना। तो जब इन्होंने मीडियम को रखा ना, तो थोड़े टाइम के बाद आपको यहाँ बैक्टीरिया उगते हुए दिख गए। अब माइक्रोब ग्रो कर गई, तो उन्होंने कहा कि देखो, डेड ऑर्गेनिज्म से, अगर डेड यीस्ट से लाइफ आ जाती तो मैं मान जाता नॉन लिविंग से लिविंग आया, लेकिन नॉन लिविंग से लिविंग नहीं आया, बाहर से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो अंदर आके खाना खाने लग गया। इस वजह से हमें उस मीडियम में, नॉन लिविंग मटेरियल में लिविंग मिला। सो उन्होंने क्या प्रूफ किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बाहर से जो माइक्रोब आया वो ही लिविंग है, नॉन लिविंग चीजों से कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन नहीं होता। समझ आई बात? तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था, बहुत फेमस है। तो लुईस पास्चर का कंक्लूजन क्या था? लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली, वो कभी भी नॉन लिविंग मटेरियल से नहीं आती। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक क्या था इसका? कि इन्होंने ये नहीं बताया कि पहली लाइफ कैसे आई। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं बताया धरती पे लाइफ कैसे आई। उन्होंने ये बोला कि अब जो तुमको बैक्टीरिया बाहर दिख रहे हैं या ह्यूमन बाहर दिख रहे हैं, वो पिछले जिंदा लोगों से ही आए हैं, किसी मरे हुए से कोई जन्म नहीं हुआ, मिट्टी से कोई नहीं बना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बना। ये बात क्लियर? तो जब भी किसी थ्योरी का ड्रॉबैक होता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, तो इसको पढ़ लेना। अब नेक्स्ट थ्योरी इज कॉस्मिक थ्योरी। तो पीछे आते एक बार हम लोग, जैसे टिक कर रहे थे ना। नेक्स्ट थ्योरी इज एक स्पेशल क्रिएशन होगी, बायोजेनेसिस हो गई, ये बायोजेनेसिस होगी। अब कॉस्मिक थ्योरी पे जाती है। कॉस्मिक थ्योरी ये कहती है, कॉस्मिक थ्योरी का सिंपल फंडा, और बहुत साइंटिस्ट अभी भी बिलीव करते हैं इस पे, कि कुछ स्पोर्स होंगे। स्पोर्स इज लाइक समथिंग, जैसे ऐसी कोई छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो बाहर के एनवायरमेंट के लिए रेजिस्टेंट है, बाहर का एनवायरमेंट उसे कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ स्पोर्स है जो आउटर स्पेस से आए हैं, मतलब कोई स्पोर्स है जो आउटर दुनिया से आए हैं, वो धरती पे आए और धरती पे आके उनको अच्छी कंडीशन मिली, वो फ्लरिश हो गए और उससे पहला सेल आया। सो दे आर सेइंग कि लाइफ में जो पहला सेल आया है ना धरती के ऊपर, वो धरती पे बना ही नहीं, वो आउटर स्पेस से आया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कॉस्मिक थ्योरी। समझ आया? अब ऐसे क्यों मानते हैं? इसका प्रूफ है छोटा सा, देखो। इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया क्या कहता है? ये कहता है कि पहली बात तो जो जिंदगी है ना, वो और प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उन प्लेनेट से, डिफरेंट प्लेनेट से, डिफरेंट लोकेशन से, जैसे मान लो मार्स में लोग कहते हैं ना कि पानी दिखता है तो शायद लाइफ हो वहां पे भी। तो मार्स से स्पोर्स की फॉर्म में हमारे धरती पे कोई आया और यहाँ पे आके ग्रो कर गया, और हमारे यहाँ पे पानी के अंदर लाइफ ओरिजिनेट होगी, सेल बन गया। इसका प्रूफ क्या है? मेटेरॉइड्स। जब मेटेरॉइड्स धरती पे गिरते हैं ना, वो टूटता तारा बताया था ना मैंने, मेटेरॉइड्स होते हैं। तो जब मेटेरॉइड धरती पे गिरते हैं ना, तो साइंटिस्ट उसके मटेरियल को स्टडी करते हैं। तो जिन चीजों से हम बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब चीजें मेटेरॉइड्स में भी मिलती है, और यही सब चीजें धरती के जो अर्थ क्रस्ट है उस पर भी मिलती है। सो इट इज बिलीव की पॉसिबिलिटी है कि मेटेरॉइड्स से हम लोग बने हो, बिकॉज मेटेरॉइड्स के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो हमारे सेल्स के अंदर भी मिलता है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रूफ माना जाता है। तो अंडर कॉस्मिक थ्योरी कहती है पूरे यूनिवर्स में कहीं से भी आ गया ना, और पैनस्पर्मिया स्पेसिफिकली कह रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आया है एक प्लेनेट से और हमारी लोकेशन पे आके वो फ्लरिश हो गया। तो ये था कॉस्मिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट। अब जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वो हेल्डन और ऑपरॉन का याद रखना है। देखो, हेल्डन कौन थे? ये लेटर ऑन इंडिया में आके साइंटिस्ट हो गए थे, तो ये इंडिया में ही रहे हैं। ही डाइड इन भुवनेश्वर, सो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाया इन्होंने। ठीक है, ये थे, लेकिन ऑपरॉन और हेल्डन एक इंग्लैंड से, तो दूसरा आई एम नॉट श्योर, भूल गई। तो इन्होंने मिलके एक कॉन्सेप्ट दिया था दैट एबायोजेनेसिस इज फॉलोड बाय बायोजेनेसिस। वो कह रहे हैं कि पहले नॉन लिविंग मटेरियल बना, फिर उसके बाद लिविंग मटेरियल बना, और उसके बाद अब लिविंग से लिविंग बन रहा है। इन्होंने दोनों थ्योरी को कंबाइन कर दिया। इन्होंने कहा पहले नॉन लिविंग था, उसी से लिविंग का जन्म हुआ है, मतलब पहला सेल नॉन लिविंग मटेरियल से ही बना है, लेकिन वो पहले सेल बनने के बाद बाकी के जितने भी सेल्स है ना, वो उस एक पहले सेल से ही बन रहे हैं। इन्होंने ये समझाया। इतना समझ में आया अभी क्या बोला इन्होंने? दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। अभी तक हम इसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इन्होंने क्या कहने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि धरती जो थी पहले, मुझे बताओ जो प्रिमिटिव अर्थ थी उसकी कंडीशन कैसी थी? चलो जल्दी जल्दी बताओ। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, no free oxygen, मतलब यस, नो फ्री ऑक्सीजन। जब हम कहते हैं ना, जब हम कहते हैं नो फ्री, it's absent,
हाँ सही बोल रही है। जब हम कहते हैं ना रिड्यूसिंग, उसका मतलब ही होता है नो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स थे वेपर्स की फॉर्म में, राइट। थंडरिंग हो रही थी बहुत ज्यादा, और हमने बोल दिया कि वाटर, उसके बाद हमने बोला पानी बना, है ना। तो जब पानी बना तो हमें धरती कैसे दिख रही थी, ये धरती थी, और धरती के ऊपर बहुत सारा पानी दिख रहा था। देखो पानी पहले बहुत सारा था, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे कॉन्टिनेंट्स खींच के हम समझेंगे धीरे धीरे। तो धरती पे मेनली पानी है, और ये सारा का सारा पानी क्या है, ठंडा पड़ा होगा या उबल रहा होगा? उबल रहा उबल रहा होगा। बॉइलिंग उबल वाटर रहा था, हेल्थ था एक तरह से, बॉइलिंग वाटर था, और इसके अंदर मिनरल्स थे ना। यो मैम। तो मिनरल्स थे, तो ऐसा नहीं है जैसे एक बड़ा सा बाउल हो सूप का। तो ओपेरॉन और हेल्डन में, हेल्डन ने कहा था देखो अगर कोई बाउल है सूप का तो आप उसको हेल्ड करोगे ना, ढंग से पकड़ोगे तो वो गिर जाएगा। तो याद रखना हेल्डन ने वर्ड यूज किया था हॉट डाइल्यूट सूप। इन्होंने धरती को ऐसे बताया था कि जैसे गरम गरम बाउल होता है सूप का, वैसे ही धरती थी, प्रिमिटिव अर्थ थी, ठीक है। प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन इस तरीके से थी, जैसे जैसे अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगी, कूल डाउन होने लगी, तो वो कूल डाउन होने लगी तो हमें देखने को मिला अर्थ के ऊपर, जब पानी थोड़ा कूल डाउन हुआ तो ये जो मिनरल्स थे, ये एलिमेंट्स थे, एक दूसरे के पास आने लगे। तो जब एलिमेंट्स एक दूसरे के पास आए तो पहला सेल लाइक स्ट्रक्चर बना, फॉर्म इन वाटर। तो देखो जो सेल लाइक स्ट्रक्चर पहला बना वो नॉन लिविंग मैटर से ही तो बना ना, लिविंग से तो नहीं बना। तो यहाँ पे ए बायोजेनेसिस, फिर उन्होंने कहा जब सेल प्रॉपर बन गया, प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक, फिर वो सेल डिवाइड होते रहे और पूरी धरती को उन्होंने पॉपुलेट कर दिया। समझ आया क्या बोला इन लोगों ने? Okay? तो primitive hot oceanic water rich in mineral were referred to as hot dilute soup by Heldon. हेल्डन ने दिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा ऐसे अर्थ दिखता था। देन उन्होंने कहा कि इस डाइल्यूट से अर्थ में गरम गरम पानी का ये जो सूप है, इसके अंदर फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर आया। सो फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर बना, उसका कुछ नाम तो दिया ही होगा, और क्या बुलाते हैं? प्रोटोबायोन्ट, ठीक है। अर्ली सेल कह लो आप इसे। तो प्रोटोबायोन्ट्स वर द स्ट्रक्चर जो सबसे पहले बने। अब कॉन्सेप्ट ये था कि प्रोटोबायोन्ट्स कैसे दिखते होंगे, ठीक है। तो प्रोटोबायोन्ट्स कैसे दिखते होंगे, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया दो लोगों ने। एक तो थे हमारे ऑपेरन और दूसरे थे हमारे सिडनी फॉक्स। दो लोगों ने बताया। सिडनी फॉक्स ने, ऑपेरन ने क्या बोला, इतना समझ में आया? तो ऑपरेन ने क्या बोला, देखो हेल्डन ने आपको हॉट डाइल्यूट सूप वर्ड दिया, ऑपरेन ने आपको एक और वर्ड दिया। उन्होंने कहा जो प्रोटोवायंट थे वो थे कोइसरवेट्स। अभी वर्ड्स क्या है देखो, प्रोटोबायंट्स का मतलब है कोई भी सेल लाइक स्ट्रक्चर जो धरती पे सबसे पहले बना था। स्पेसिफिक पोजीशन जब उस सेल लाइक स्ट्रक्चर की मैंने बताई तो मैंने उसको कोइसरवेट्स बोल दिया, ठीक है। इट इज लाइक प्रोटोबायोन्स, अगर मैं बोल दूं तो प्रोटोबायोन्स आर नथिंग बट नूडल्स। मैं बोल दूं मैं सुपरमार्केट गई और वहां मैंने नूडल्स देखे। अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ मैगी की, तो मैगी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नूडल है ना, तो मैंने नया वर्ड दे दिया कोइसरवेट्स, ठीक है। उसके बाद यीपी भी होते हैं, यीपी भी तो होते हैं, ये भी तो नूडल्स ही है, आई थिंक ये नूडल्स ही आएगा इसमें, राइट। तो इनको मैंने वर्ड दे दिया माइक्रोस्फीयर। तो समझ रहे हो है एक ही चीज है, बस केमिकल कॉम्पोजिशन का फर्क है, राइट। समझ आई ये बात? जब मैं ऐसे बोलती हूँ तो तुमको सच में समझ आता है या और कंफ्यूज हो जाते हो? अच्छा, मेरे को ना कभी कभार सच में कंफ्यूजन होती है कि मैंने जैसे बोल तो दिया मैगी का एग्जाम्पल लेके, लेकिन समझ में आया या फिर बच्चे और कंफ्यूज हो गए, और अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि बाद में मैगी खाएंगे। ऐसा होता है क्या? ठीक है। नहीं आता तो बता दो, फिर मैं और तरीकों से भी समझा सकती हूँ। आ गया, ठीक है। कभी ना आए ना तो बता दिया करो, क्योंकि मेरे को बोलने के बाद लगता है बहुत अच्छे से सबको समझ आ गया, फिर ऐसा ना हो कि बच्चा परेशान हो, ठीक है जी। तो एक थे कोइसरवेट और थे माइक्रोस्फीयर। ये कैसे दिखते थे? कोइसरवेट का मतलब है एक ऐसा सेल लाइक स्ट्रक्चर जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना है, पानी के अंदर बना है, और इसमें क्या है, ऐसे लगा लो थोड़े थोड़े प्रोटीन लगा लो, लेट्स से दिस इज प्रोटीन, और इसमें तुम थोड़े कार्बोहाइड्रेट लगा लो। देखिए इसमें भी जेनेटिक मटेरियल नहीं डाला, तो ऐसा कुछ होगा। अगर तुम इसके अंदर लिपिड भी लगा लोगे ना तो हम उसको क्या कह देते हैं,
वी कॉल देम माइक्रोस्फीयर्स। ऐसे बना लेते हैं, दिस इज लिपिड और हमारे यहाँ लग गए प्रोटीन। ठीक है, तो थोड़ा सा केमिकल कॉम्पोजिशन का फर्क था, पर सेल लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो प्रिकर्सर ऑफ द सेल्स वर कोइसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। अब ऐसा नहीं कि पहले कोइसरवेट्स आए या पहले माइक्रोस्फीयर आए, कुछ नहीं है। सबसे पहले जो सेल आया, सेल लाइक स्ट्रक्चर आया, उसे हमने कह दिया प्रोटोबायोन्स। प्रोटोबायोन्स की केमिकल कॉम्पोजिशन दो तरीके की आप पढ़ते हो, एक माइक्रोस्फीयर और एक कोइसरवेट्स। कोइसरवेट दिया था आपको वर्ड ओपेरन ने, और सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर दिया था, बस और कुछ नहीं। समझ आया? फिर धीरे धीरे ये मॉडिफाई हुए, धीरे धीरे मॉडिफाई हो और पानी के अंदर जेनेटिक मटेरियल बना। तो कौन सा जेनेटिक मटेरियल पहले बना होगा? आरएनए। तो प्रोटोबायोन्स बने और फाइनली आरएनए बना, आरएनए फॉर्म। यो मैम। जब आरएनए बन गया तो अब हम कह सकते हैं पहला हमारा सेल बन गया होगा प्रोकैरियोटिक सेल। जो पहला प्रोकैरियोटिक सेल बना होगा वो खाना तो नहीं बनाता होगा, है ना? ये होगा हेटेरोट्रॉफ। फिर थोड़े टाइम के बाद खाने की कमी तो हुई होगी ना, सेल मॉडिफाई भी होगा। तो इसके बाद जब मॉडिफिकेशन हुई सेल में, तो हेटेरोट्रॉफ्स, ये बैक्टीरिया ही है, अभी बैक्टीरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो अब मैं जो बैक्टीरिया की बात करूंगी, नीचे जो लिख रही हूँ वो सारे बैक्टीरिया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल पहले हेटेरोट्रॉफ्स बने, उसके बाद वो बने ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन कैसे? वो केमिकल वाले बने थे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, वो सनलाइट नहीं ले सकते थे अभी, वो केमिकल एनर्जी जो पानी में मौजूद थी उसकी मदद से खाना बनाते थे। फिर धीरे धीरे वो कैसे बने होंगे? ऑक्सीजन, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन ऑक्सीजन, बेटा माइक बंद कर ले, रिलीजिंग फोटोऑटोट्रॉफ्स। जरूरी नहीं सनलाइट यूज करिए तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो रेदर देन वाटर वो यूज कर लेते हैं H2S। तो जो H2S यूज करता है वो कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता। बाद में आए होंगे लास्ट में ऑक्सीजन रिलीजिंग, जो अभी भी हमारे प्लांट्स है, फोटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स भी ऐसे आए होंगे, राइट? और ये हम अभी बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, अभी तक प्रोकैरियोटिक सेल ही चल रहा है, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल है, एडवांसमेंट नहीं हुई अभी। पहले बैक्टीरिया आया होगा फोटोसिंथेटिक, जब वो आ गया ना तब उसने क्या कर दिया, फ्री ऑक्सीजन ले आया वो, फ्री ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन आई तो कौन सी लेयर बन गई? ओजोन फॉर्म। हाँ, और अभी तक ये जितने भी थे ना, ये सबके सब कैसे थे? ये सारे के सारे कैसी नेचर के हैं? एनारोबिक। ऐसा नहीं कि अब एनारोबिक नहीं मिलते, एनारोबिक अभी भी है, लेकिन जब ऑक्सीजन अवेलेबल होने लगी तब हमें मिलने लगे एरोबिक। अब हमें एरोबिक बैक्टीरिया मिलने लगी और उसके बाद आगे मॉडिफिकेशन होके हमारा बना होगा यूकैरियोटिक। समझ आया? मैम। ये जो ऑर्डर है ना, यहाँ से प्रोकैरियोट से स्टार्ट होने के बाद ये जो यूकैरियोटिक सेल तक गया, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसे लिख लो आप लोग। डन? मैम। चलो, सोना नहीं है? अरे एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी सर। सर मुझे यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मैंने फोन पे तो खोल रखा है। ठीक है, चलो एक सेकेंड। अब देखो, ये जो ओपेरन और हेल्डन ने बोला कि एक गरम गरम बाउल था सूप का, पानी जो था इतना गर्म था, उसमें मिनरल्स थे, धीरे धीरे वो सूप जो था, पानी था, समुद्र थे, वो ठंडे होने लगे, केमिकल रिएक्शंस हुए, प्रोटोबायोन्स बने और उससे प्रोकैरियोटिक सेल आया, फिर उससे यूकैरियोटिक सेल आया। ये सब तो उन्होंने बोला ना।
अब इसको केमिकली प्रूफ करने के लिए, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए कौन आए, साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था, बेटा पढ़ के नहीं आई, मैम रिपीट करना। जो ऑपरेन एंड हेल्डेन ने बोला था ये सारा कॉन्सेप्ट, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट आते, क्या नाम है उनका, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? हाँ, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, दो साइंटिस्ट थे, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो अभी तक मुझे बताओ, धरती जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से धरती की क्या कंडीशन है, कौन एक्सप्लेन करेगा? मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ आया, कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो रेज योर हैंड। जो अभी तक मुझे ये बता सकते हैं कि धरती बनने का प्रोसेस कहाँ तक चला है, किस तरीके के सेल है, क्या चल रहा है अभी तक, अप टू ऑपरेन एंड हेल्डन तक, जो तुम्हारे माइंड में पिक्चर बनी है, रेज योर हैंड। कितना समझ आया वो बता दो, इसमें क्या थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा ही, ऑब्वियसली अपनी पढ़ी तो रहे हो। बताओ बताओ, ऐसे सो के नहीं पढ़ना, इवोल्यूशन नहीं होती यार ऐसे, भूल जाओगे। बताओ, बोलो। बोलो, ऐसे नहीं बढ़ाऊंगी मैं, कोई भी बता दो अभी धरती कहाँ तक बनी है अकॉर्डिंग टू हमारा लेक्चर जिस तरीके से चल रहा है। बताओ भाई क्या चल रहा है, जल्दी बोलो। मैम क्या आपने बताया था हमारा चैप्टर स्टार्टिंग में, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें कि फर्स्ट बिग बैंग थ्योरी थी, उससे पता चला कि जैसे हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ है, उसमें जो प्रिमिटिव अर्थ है उसमें वो हॉट है, उसमें वोल्केनिक eruption है और नो एटमॉस्फेयर और रिड्यूसिंग ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी प्रेजेंट और वहाँ पे लाइफ भी नहीं थी, और जो हमारा लिक्विड वाटर है वो वहाँ पे एब्सेंट है। फिर उन्होंने बताया कि जैसे कि हमारे अर्थ पे लाइफ कैसे आई। उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट सेल बना था वो पानी के अंदर बना था, जो कि हिट्रोट्रॉप है, क्योंकि पानी के अंदर मिनरल्स वगैरह पहले से ही प्रेजेंट थे, तो वो अपना खाना खुद मतलब बनाएगा नहीं। तो फर्स्ट उन्होंने बताया कि ऐसे है। उसके बाद हमने थ्योरीज पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि फादर ज़ुरेस ने सपोर्ट किया था, दी नहीं थी, सपोर्ट किया था। उसमें बताया था कि मतलब और सेकंड थ्योरी थी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थर्ड थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस में बोला था कि जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग्स से बने हैं, बट फिर बायोजेनेसिस ने बताया था कि लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स से बने हैं, जिसमें कि स्वैन एक्सपेरिमेंट यूज हुआ था, जिसमें बताया था कि लिविंग थिंग ईस्ट वाटर और शुगर को मिक्स किया था कि जिससे पता चले कि लिविंग थिंग से बने हैं कि नहीं। तो वो थ्योरी ने बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो नॉन से मतलब कि लिविंग थिंग से बने हैं। उस हमारे पास उसके फिर बाद ऑपरेन हेल्डन आए। बोल बोल बोल, सही बोल रही है। अरे बोलती रहे, सही बोल रही है, रुक क्यों गई? मैं एक बार पिक्चर दिखाना ऑपरेन और ये वाली, ये वाली, पीछे वाली ये वाली। मैम, जहाँ से मतलब कि ऑपरेन वाला स्टार्ट हुआ था वहां पे दिखाना एक बार। ये वाला। यो मैम। देख, बोल बेटा, बोल बोल, जितना आता है बोल, सही बोल रहे हो, बिल्कुल शाबाश। मैम इससे नेक्स्ट विशाल तुम ट्राई करोगे? यस मैम। चल बेटा ऐसे ट्राई कर लेते हैं, बोल बेटा बोल विशाल। ओपरन ओपरन से
ऑपरेन एंड हेल्डन थ्योरी से, बाकी तो उसने सारा बता दिया। मैम उन्होंने बताया था कि जो हमारी एबी मतलब एबी जेनेसिस होती है वो फॉलो करती है, ए बायोजेनेसिस, ये बायोजेनेसिस होती है वो फॉलो करती है बायोजेनेसिस को, उन्होंने ये बताया था मैम। और उन्होंने मतलब उन्होंने एक्सप्लेनेशन ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की नहीं दे पाए थे वो। नहीं बेटा, इनका नहीं था वो, इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ को इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था, वो पीछे पाश्चर नहीं दे पाए थे, बायोजेनेसिस वाले नहीं दे पाए थे। फिर उन्होंने प्रिमिटिव बताया था कि प्रिमिटिव वो होता है जहाँ पे हॉट होता है, नो मतलब मिनरल्स वगैरह होती हैं, और वहाँ पे नो लाइफ होती है, और वहाँ पे रिड्यूसिंग होती है मैम। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि सबसे पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर आया था, प्रोटोबॉइट्स मैम। उन्होंने फिर उनको डिवाइड कर दिया था एक सी, मतलब उनको बोल नहीं आ रहा है, नहीं, प्रोटोबायंट्स आते हैं, प्रोटोबायंट्स कैसे दिखते हैं वो दो अलग साइंटिस्ट ने बताया, ओपेरोन ने कहा कोइसरविट्स, सिडनी फॉक्स ने कहा माइक्रोस्फीयर्स। माइक्रोस्फीयर्स मैम। जो ओपरे ने बताया कि वो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन और वाटर से मतलब बनी हुए, कुछ ऐसे बताया था। और जो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं मैम वो प्रोटीन और लिपिड्स से बने होते हैं मैम। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर दिया था कि है लाइफ, मतलब फर्स्ट लाइफ अर्थ पे। ठीक है, उन्होंने ये बात थ्योरेटिकली बोली थी, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, गुड। कोई ना दीक्षा, नेक्स्ट टाइम तुम बता देना। गुड, वेरी गुड। पहले किसने आंसर दिया था? प्रीति, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया तुमने, शाबाश। तमन्ना, तमन्ना ही ना विशाल नाम से? यस मैम। तुमने भी अच्छा एक्सप्लेन किया, गुड। अब देखो, उसने बहुत सारा बताया, वेरी गुड प्रीति, शाबाश। अब देखो, मिलर एंड यूरे क्या थे? मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या कहा कि ये जो भी थ्योरी है ना, इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं। हम कह तो रहे हैं कि अर्थ बहुत गर्म थी, इतनी गर्म थी कि वो ठंडी हुई, ठंडे होने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गए। उन्होंने कहा लेट्स प्रूव दिस, कि हम कैसे देखें कि ऐसा सच में हुआ था। देखा तो किसी ने नहीं ना। तो जैसे तुमको याद है कि सबने जीन्स होते हैं कहा था, लेकिन वो कौन थे जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि भाई ये सब चीजें हैं? मेंडल। एक्सपेरिमेंटल जेनेसिस कौन करते? जीन थोड़ी उन्होंने दिखाए थे। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे वर्क किया था उन्होंने। टीएस मॉर्गन। मॉर्गन, एग्जैक्टली। उसी तरह से यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, जो भी ऑपरेन हेल्डन ने कहा है वो सही कहा है। ये बात उन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करी। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इस एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन रही थी 18 दिन। आज क्या डेट है? 12। 12। तो 18 दिन के बाद कौन सी डेट होगी? 30। देखो, तो वो एक्सपेरिमेंट लगा के इतने दिन उन्होंने अपने रिजल्ट का वेट करा, तो इसकी ड्यूरेशन रही 18 डेज की। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप इंपॉर्टेंट है, इस एक्सपेरिमेंट की हर लाइन इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टेम्परेचर यूज किया 800 डिग्री सेल्सियस का। इन्होंने करंट भी डाला 7500 वॉट्स का, और इन्होंने कुछ गैसेस यूज करी जिसके ऊपर नीट क्वेश्चन पूछता है। पहला, इन्होंने वाटर वेपर यूज करे थे। दूसरा, इन्होंने वो गैसेस यूज करी जो प्रिमिटिव अर्थ में थी, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया। देखो, याद रखना, ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम लैब में ये देखना चाहते हैं कि जैसे प्रिमिटिव अर्थ था, अगर वैसी कंडीशन हो तो क्या सेल ओरिजिनेट होगा या नहीं। तो इन्होंने जो इतना बड़ा ओशियन था ना, उसको अपने छोटे से कंटेनर में बना दिया था। ठीक है, ये इनका एक्सपेरिमेंट था। देखो, कुछ इस तरीके का सेटअप है। पेज नंबर बताओ कौन सा? 128। देखो, ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेबल होने के लिए भी आता है नीट में। तो इन्होंने देखो कैसे करा है, इसे ध्यान से सुनना, आराम से समझ आ जाएगा। उन्होंने ये लिया पूरा, ये सारा कांच का बना, इन्होंने ये पूरा बीकर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मेन एक्सपेरिमेंट होना है, राइट। अब अगर ये अर्थ है, अज्यूम इट एज अर्थ। हाँ बेटा बोलो। अगर ये अर्थ है, तो अर्थ में उस टाइम क्या हो रहा था? प्रिमिटिव अर्थ में अज्यूम इट एज प्रिमिटिव अर्थ है, प्रिमिटिव अर्थ है तो उसके एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा होगा? मैम वो हॉट था और रिड्यूसिंग था। हाँ, हॉट था, रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग था इसलिए फ्री ऑक्सीजन तो डाली नहीं, उसमें कुछ गैसेस तो थी। मेन गैस थी मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, वेपर लिख देना यहाँ पे, एंड हाइड्रोजन गैस। तो हमने डाल दी सारी की सारी यहाँ पे। इसके अलावा वहां पे
बिजलियां भी तो कड़कती होंगी ना, क्योंकि उस टाइम बादल बन रहे थे, बारिश होने की। हाँ, तो थंडर था, तो थंडर के लिए हमने स्पार्क डाल दिया, और स्पार्क कितने वॉट का है? 7500 वॉट का हमने, हाँ, वहां पे लिखा हुआ में डाल दिया। वो कैसे? इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन थे ये, टंगस्टन के, लिख लो, उन्होंने डाल दिया ये, राइट। अब उन्होंने क्या किया कि जब ये स्पार्कलिंग होगी, इस एक्सपेरिमेंट को 18 दिन के लिए छोड़ दिया। तो देखो, जब स्पार्कलिंग हो गई, ये गैसेस आपस में रिएक्ट तो करेंगी। अब गैसेस हैं, आपस में रिएक्ट कर भी गई, इन्होंने जो भी चीजें बनाई, ये जितने भी कार्बन हाइड्रो, इस सारे मिक्सचर में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही तो है ना। देखो, ये केमिकल्स है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इसे देखोगे कैसे दिखेंगे? तो है नहीं। तो जहां पे जो वाटर वेपर है ना, वो नीचे आएगा। जब वाटर वेपर नीचे आएगा, भारी हो जाएगा, तो नीचे तो आएगा ना। मैं यहाँ बना रही हूँ। तो जो वाटर वेपर नीचे आएगा ना, यहाँ पर इन्होंने कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर क्या करेगा? वेपर को चेंज कर देगा लिक्विड वाटर में। हाँ, वाटर, तो देखो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट दिख रही है आपको, राइट। तो कंडेंसर, ये इनलेट और आउटलेट तुम्हारे काम का नहीं है, बस कंडेंसर की वर्किंग के लिए होता है। तो सारा पानी की फॉर्म में यहाँ आया और यहाँ पे इकट्ठा हो गया। देखो, लिक्विड वाटर ट्रैप, यहाँ पर ट्रैप हुआ। अब इसके अंदर तुम्हें वो भी तो दिखेंगे ना, जो एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर पानी ट्रैप होता था और यहाँ से वो सैंपल निकाल लेते थे, ठीक है, सैंपल आउट। तो 18 दिन के बाद उन्होंने यहाँ से सैंपल निकाल लिया। सैंपल किसका निकाला? एक छोटे से बीकर में उन्होंने पानी ले लिया होगा और उसको ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, तो उनको सिर्फ पानी के साथ ये एलिमेंट्स भी मिले, और ये एलिमेंट्स ने मिलके क्या बना लिया था? अमीनो एसिड्स। तो उनको पानी के अंदर अमीनो एसिड भी मिले। तो इतनी गर्मी की वजह से अमीनो एसिड भी फॉर्म हो गए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर प्रिमिटिव अर्थ में ऐसी कंडीशन रही होगी, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर अमीनो एसिड बन गई तो प्रोटीन बन गई, प्रोटीन बन गए तो सेल तो बनेगा ही ना। उसके अलावा ये वाटर वेपर कहाँ से आए? इन्होंने यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लिया था। टेम्परेचर क्या था बॉइलिंग वाटर का? 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस लिया उन्होंने। तो यहाँ से वेपर की फॉर्म में वाटर गया और वो यहाँ इस मीडियम में खुद से एंटर हुआ था। ये इसका सेटअप है, समझ आया? तो उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ अपनी लैब में बनाई और ये प्रूव किया कि हाँ भाई बन सकते। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने बनाई और बहुत तरीके के अमीनो एसिड बनाए, तो प्रूव हो गया था कि भाई ऐसा सच में हो सकता है कि अर्थ ऐसी बनी होगी। इसलिए हम इस थ्योरी को मानते हैं, ऑपरेन एंड हेल्डन की, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। देखो, किसी ने थ्योरी दी है, अगर किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली उस थ्योरी को सही प्रूफ कर दिया ना, तो नोबेल प्राइज तो मिलना ही है, मिला भी इन सबको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि प्रोटोबायन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके प्रोक्रियोटिक सेल बनेंगे जो हेटरोट्रॉफिक होंगे और एनारोबिक होंगे। वो केमिकल ऑटोट्रॉफ्स में चेंज होंगे जो भी एनारोब होंगे। केमिकल ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? केमिकली एनारोबिक नीचे खाना बनाते विदाउट सनलाइट, है ना। हम लिख लेते हैं विदाउट सनलाइट, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। फिर उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए जो सनलाइट की मदद से खाना बनाते थे, पर ये पानी यूज नहीं करते थे, और ये अभी भी एनारोबिक थे। तो ये कैसे थे? नॉन फोटोसिंथेटिक, राइट। और ये बैक्टीरिया की ही बात हो रही है। फिर उसके बाद फोटोसिंथेटिक आए, ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करा, एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो गया कि यूकैरियोट्स ने जन्म ले लिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिला, और बाकी लाइफ तो आज कंटिन्यू है ही है। सो इस तरीके से ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ होगा। क्लियर? क्लियर है? तो चलो फिर क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन निकल गए तो हम लगा लेते हैं। क्लियर हो गया? ट्राई दिस वन, चैट में करना आंसर। 1 मिनट है, स्टार्ट। From the experiment, S.N. Miller produced amino acid by mixing the following in closed vessel. आपको पता है जो मिलर थे और यूरे थे, यूरे प्रोफेसर थे और उनके अंडर स्टूडेंट थे मिलर। तो उनके स्टूडेंट थे जिन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था यूरे की गाइडेंस में। सो बेसिकली एक स्टूडेंट ने सारा डिवाइस करा था। या कितना कुछ कर सकते हैं, अंडर ग्रेड स्टूडेंट थे वो, ग्रेजुएशन के टाइम कर लिया था उन्होंने। सो CH फॉर मिथेन थी, अमोनिया थी, नाइट्रोजन थी, वाटर वेपर थे, 800 डिग्री सेल्सियस था। ये तो सही है।
यो CH3 थी, CH4 था? क्या गलत है? देखो ये कितना छोटा सा है ना, तो कैसे याद रखेंगे हम कि हमारे पास हाइड्रोजन 2 भी है, हमारे पास हाइड्रोजन 3 भी है और हमारे पास हाइड्रोजन 4 भी है। 3 हाइड्रोजन है हमारे पास। ओके, याद है इसको। और देखो तुम्हें इतना पता है NH4 तो यहाँ यूज नहीं होगा, NH3 ही जाएगा, तो थोड़ा ऐसे याद रख लेना, ठीक है? एक जैसे ये कंफ्यूजन कर सकते हो, 2 3 नहीं होंगे। CH4, देखो CH4 H2 NH3 एंड वाटर वेपर एट 600 डिग्री सेल्सियस। 18 8 की बात हुई थी, 800 डिग्री, तो ये गलत है। एट 600 डिग्री सेल्सियस ये भी गलत है, राइट? तो आंसर वुड बी ए। तो ये गलत कैसे होगा? अगर ढंग से रीड नहीं करेंगे तो जो रिवाइज नहीं करेगा वो भूल जाएगा 600 था या 800। जो रिवाइज नहीं करेगा वो पक्का यहाँ कंफ्यूज होगा, ये 4 था या 3 था, ये है कंफ्यूज। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है नीट के पर्सपेक्टिव से, तो आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। ओके, नाउ ट्राई दिस वन। कोशिश करो ध्यान से पढ़ना। देखो कितना इजी था ना जो हमने भी पढ़ा है। जब कोई कॉन्सेप्ट इजी होता है ना, उससे क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ओके, देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। वो पूछ रहे तुम सही से बताओ कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। वो सीक्वेंस पूछ रहे हैं आपसे, सही वाली, ठीक है? तो आपने इसमें करेक्ट को अंडरलाइन करना था और सीक्वेंस को। तो मुझे इतना पता है, फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक मटेरियल, ये तो लास्ट हुआ होगा। मैम। तो मेरा फोर्थ जो है वो लास्ट होना चाहिए, 1 2 3 में लास्ट है, तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना। चलो अभी सॉरी, अभी हम इसको पहले ऊपर सॉल्व करते हैं, माय बैड। पहले फोर्थ होना चाहिए, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स पहले लग रहा है हमें, लेकिन एक बार देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर। मोनोमर पहले बनेंगे या पॉलीमर? मोनोमर का मतलब होता है एक यूनिट, पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे मोनोमर एक साथ। तो मुझे पता है कि पहले आया होगा सेकंड यूनिट, फिर उसके बाद आया होगा थर्ड। ऑर्डर उल्टा लिख दिया ना मैंने। उसके बाद आया होगा थर्ड, पहले सेकंड फिर थर्ड, राइट? ओहो, लास्ट में फोर्थ, फिर आया होगा शायद थर्ड, फिर होगा मेरा सेकंड। फर्स्ट, हमें फर्स्ट समझना है ना। मैम। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स कब हुई होगी? सबसे पहले प्रोटोबायोन्स किससे बने थे? देखो लास्ट तो मेरा 14, लास्ट तो मेरा फोर्थ है। अर्ली सेल लाइक स्ट्रक्चर इज प्रोटोबायोन। वो उनसे बने नहीं थे, वो वही थे, लेकिन वो किस चीजों से बने थे प्रोटोबायोन्स? माइक्रोस्फेयर कोइसोवेट्स किन चीजों से बने थे प्रोकैरियोटिक बेटा? ओ, प्रोटोबायोन्स क्या है? अर्लीस्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर जो लेटर ऑन मॉडिफाई हुए और उन्होंने क्या बनाया? प्रोकैरियोट्स। पहली चीज तो ये, ठीक है, लिखो इसे, आपका गलत कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात ये कि जो प्रोटोबायोन्स भी है वो किससे बने हैं? वो बने हैं लिपिड से, ठीक है, प्रोटीन से, इन्हीं से बनाए थे हमने, राइट? तो अगर ये इन सब से बने हैं, लिपिड प्रोटीन भी किससे बना है? एलिमेंट से तो बना है ना, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, है ना? छोटे छोटे मोनोमर्स होंगे जिन्होंने मिलकर पॉलीमर बनाया होगा लिपिड का। उसके बाद तो लिपिड की एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर बना होगा। दैट मींस सबसे पहले जो आया होगा सेकंड मोनोमर्स, फिर उससे पॉलीमर बना होगा, उससे फिर प्रोटोबायोन्स बने होंगे। पहले केमिकल तो बनाओ फिर तो प्रोटोबायोन बनाओगे, और लास्ट में फोर्थ आया होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। आंसर वुड बी सी। बेटा आंसर वुड बी सी। प्रोटोबायोन सबसे पहले नहीं आया। प्रोटोबायोन सेल लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर केमिकल कॉम्पोजिशन के लेवल पे पूछ रहा है वो, तो प्रोटोबायोन भी तो किसी केमिकल से बने हैं ना। वो केमिकल की सबसे छोटी यूनिट मिल मिल के बड़ी यूनिट बनाती है और फिर प्रोटोबायोन बनते हैं। समझ आया? मैम। तो अच्छे से क्वेश्चंस करना, ये तुम्हारे गलत हो जाएंगे। सो आंसर वुड बी सी।
ट्राई दिस वन, शांति से करना, आराम से पढ़ना कहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन है, हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, चलो बहुत सारे आंसर आ गए अलग अलग। फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ के ओरिजिन पे दो स्टेटमेंट है। ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, हमें चेक करना है कि ढूंढना क्या है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट है द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर ऑन द अर्थ वाज नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमली एनारोबिक, कि जो अर्ली ऑर्गेनिज्म, देखो ये ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, तो ये तुमसे प्रोटोबायोन के लेवल पे बात नहीं कर रहा है, ये ऊपर आ गया। ऑर्गेनिज्म इज समथिंग एटलीस्ट वन सेल तो बन चुका होगा ना, बैक्टीरिया को भी ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो एक सेल का होता है। तो जो भी अर्लियर ऑर्गेनिज्म था, सबसे पहला फर्स्ट सेल ले लेती हूँ मैं, फर्स्ट सेल होगा, वो कह रहा है वो नॉन ग्रीन होगा, ऐसा था, नॉन ग्रीन था वो? नो मैम। नो मैम। नॉन ग्रीन का मतलब है कि वो नॉन फोटोसिंथेटिक था, ऐसा था? यो मैम। यो मैम। नॉन फोटोसिंथेटिक ही तो था, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफ था, तो ये तो सही है ना? यो मैम। हमें ऐसा सोचने में लगता है कि यार ग्रीन नहीं होंगे तो खाना कैसे बनेगा, अरे पहले धरती पे खाना था भाई, पहले खाना क्यों बनाएंगे? पहले हेटेरोट्रॉफ्स थे, तो बेसिकली नॉन ग्रीन थी हेटेरोट्रॉफ्स, तो ये हेटेरोट्रॉफ्स के लिए इन्होंने दूसरा वर्ड लिखा है नॉन ग्रीन, ठीक है। और प्रिज्यूमली हम अज्यूम करते हैं कि वो एनारोबिक थे, एनारोबिक थे वो वाले सेल, हाँ, यो मैम। यो मैम। बिकॉज एनवायरनमेंट कैसा था, एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, राइट? तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई ना, तो सही है। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, पहला खाना बनाने वाला ऑर्गेनिज्म कीमो ऑटोट्रॉफिक था, जिसने कभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करी, ये सही बात है। क्योंकि जो ऑक्सीजन रिलीज करता था वो फोटो ऑटोट्रॉफिक था, बहुत बाद में आया था। देखो अगर तुम्हें याद भी नहीं है तो एक बार ये फ्लो चार्ट देख लो, जब तुमने फ्लो चार्ट लिखा था वहां पे लिखा तो था कि पहले कीमो ऑटोट्रॉफ्स आए हैं, बाद में ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए हैं ना। यस, सो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, यो मैम। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सो आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, आंसर वुड बी ए। दिस इज हाउ सपोज्ड टू डू। देखो आंसर क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आएंगे क्योंकि चैप्टर इजी है, इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुना करो, अबे क्वेश्चन घर से करके आना। चलो थोड़ी देर में और कराती हूँ, तो थोड़ा सा और पढ़ ले। अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन आपको बताते हैं इवोल्यूशन हुआ कैसे, ठीक है जी। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं। आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपको इसमें तीन मेन थ्योरी पढ़नी है। एक पढ़नी है लिमार्क की थ्योरी, जिसे लिमार्किज्म भी कहते हैं। एक करनी है डार्विन की थ्योरी, और एक करनी है ह्यूगो दी वेरीज की थ्योरी। ह्यूगो दी वेरीज का नाम कहीं सुना है? यो मैम। हाँ, मेंडल ने लॉरी डिस्कवर किया था। मेंडल का वर्क डिस्कवर किया था, राइट। ये यो मैम। गुड, इसका फ्लो चार्ट बनाओ ऐसे ही। और डार्विन के नीचे दो और साइंटिस्ट का नाम लिखना है, मेल्थियस एंड वेलिस। इन्होंने मदद किया था, मतलब इनकी रिसर्च ने बहुत हेल्प किया था डार्विन को अपनी रिसर्च ढूंढने में। ओके, यो मैम। लिख लिया? नो मैम। तो आपका होमवर्क रहेगा एनसीईआरटी कहाँ तक पढ़ के आओगे? आप एनसीईआरटी पढ़ के आओगे ह्यूगो दी वेरीज से, जिसकी थ्योरी है म्यूटेशन थ्योरी। मैं यहाँ लिख देती हूँ म्यूटेशन थ्योरी इनकी। तो म्यूटेशन थ्योरी तक एनसीईआरटी एक बार पढ़ के आना है, ठीक है। यो मैम। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आनी है, ऐसे नहीं है कि बैठ के यूट्यूब पे समझने लग गए। समझने समझाने का काम मेरा है, लेकिन तुम पढ़ के आओगे ना तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, राइट। यो मैम। चलो, यो मैम। क्या पढ़ के आए हो आज? मॉलिक्यूलर बेसिस मैम, ये सर्चिंग ऑफ जेनेटिक। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, राइट। हम चैप्टर कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ना। चलो लेट्स सी।
सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल तो स्टार्टिंग में ही है गेस। तो मुझे एक बार ये बताओ, रेज योर हैंड, ये इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये मेरा नाइट्रोजनस पेंटोज शुगर है, ये मेरा अपना नाइट्रोजनस बेस हो गया, और ये मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप लग गया। रेज योर हैंड एंड टेल मी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बुलाते हैं? जगदीश। मैम न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अगर मुझे इससे न्यूक्लियोसाइड बनाना होता तो मैं किस चीज को मिटाऊं जगदीश? मैम फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दूं। शाबाश, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कोई रीजन है कि ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को क्या बुलाते हैं? हाँ दीक्षा। ग्लाइकोसिडिक। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। शाबाश। और कार्बन 5 और फॉस्फेट के बीच के बॉन्ड को क्या बुलाते हैं दीक्षा? फॉस्फोर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि एक ही ईस्टर बॉन्ड है, राइट। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है दीक्षा, बेटा ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है मेरे पास, है ना। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, एक फॉस्फेट के थ्रू और एक कार्बन नंबर 3 के थ्रू। तो ये वाला जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड को हम क्या बुलाते हैं? फॉस्फेट इन्वॉल्व, हाँ बोलो रिया। पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है रिया, इसमें दो फॉस्फेट बॉन्ड यूज होते हैं, तो दिस इज अ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड है जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ते हैं। अगर ये डीएनए की डबल चेन होती है तो एक चेन दूसरे चेन से भी एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है, इन बॉन्ड्स के नाम क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो ये सारे बॉन्ड्स है जो आपको करने थे, करेक्ट। अगर स्ट्रक्चर किया और बॉन्ड नहीं किया तो फिर क्या करा तुमने? बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ व्हाट? रेज योर हैंड। अपूर्वा। शुगर एंड फॉस्फेट। वेरी गुड, शुगर एंड फॉस्फेट से। तो अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस निकाल दूंगी तो लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यस, देखो एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स है ना, 3.4 नैनोमीटर का हेलिक्स होता है पिच उसकी, ये सब पढ़ना है, क्वेश्चन आते हैं इससे। एक टर्न में आपको रफली 10 बेस पेयर्स मिल जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इस पे डायरेक्टली। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? रेज योर हैंड। दीक्षा। क्रिक ने दिया था, राइट। और सेंट्रल डोगमा में दीक्षा ये वाला प्रोसेस क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। और सेंट्रल डोगमा में ये वाला प्रोसेस क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यस। तो सेंट्रल डोगमा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में ये पिक्चर एज सच आ रखी है नीट में लेबल करने के लिए सिर्फ, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट वन ना। चलो बढ़िया। हिस्टोन, हिस्टोन इज अ पॉजिटिव प्रोटीन और नेगेटिव प्रोटीन? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रोटीन। डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है प्रिया? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। हिस्टोन के पास दो बेसिक प्रोटीन कौन से होते हैं? रेज योर हैंड। दीक्षा। लाइसिन। दो। एल्गिन पे कुछ नहीं होता। लाइसिन एंड आर्जिनिन। यस मैम। नीट बहुत बार पूछ चुका है, ये तुमने कैसे नहीं करा? मैंने बोला था ना उस टाइम पे, यहाँ लिखा भी होगा। बेसिक बेसिक अमीनो एसिड होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हिस्टोन होता है, जब उसके आसपास एक हिस्टोन का ऑक्टामर है और उसके आसपास डीएनए लिपट गया है, तो इस एक गोले को हम क्या बुलाते हैं? डीएनए प्लस ऑक्टामर को हाँ, न्यूक्लियोसोम। वेरी गुड। Negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. Very important. और ये एक न्यूक्लियोसोम के अंदर लगभग कितने डीएनए के बेस पे आ सकते हैं जनरली? 200 नहीं, 200 100 कैसे बोल दिया तुमने? इट इज अराउंड 200 ही बोला था। तो 200 बोला, मुझे 100 सुना, ठीक है। 200 बेस पे लगभग आ जाते हैं। और अब इसी को मैं चेन की तरह एक्सरेंज कर दूं, ये बीड्स ऑन स्ट्रीन का स्ट्रक्चर है, तो इसे हम क्या बुलाते हैं पूरी चेन को? ये लिखो क्रोमेटिन, उसी के नीचे लिखा है। ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से, सिर्फ इतने से पेज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, गलत नहीं करना। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं हम लोग। ये एक्सपेरिमेंट, ये ऐसे ही आ जाता है एक्सपेरिमेंट, आपको बताना होगा
कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके आना, कल मैं इसको कवर करके रखूंगी, तो मैं तुमसे पूछूंगी। क्वेश्चन तो मैं कभी भी पूछ लूंगी ना जब तुमने आगे पढ़ लिया है। अच्छा, डायग्राम बताना मुझे। हाँ हाँ, क्या दिस इज व्हाट, इसका एक्सपेरिमेंट है ये। सल्फर रेडियो एक्टिव था, फास्फोरस रेडियो एक्टिव था। सल्फर के ऊपर क्या लिखना है मुझे, कितना नंबर? मैम 35। हाँ, स्टेप क्या थे इसके? इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रिफिकेशन, है ना, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं और ये गलत हो जाते हैं, राइट। सो मेक श्योर आप लोग ये करके आओ कि ब्लेंडिंग हो रही है तो क्या मटेरियल यूज किया है उसके अंदर, ये बहुत अच्छे से पढ़ के आना। ओके चलो, सर आपने मेरे को बता दिए, एक बार वो क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन अगर टाइम बचा है तो। लंबा है कि छोटा है? चलो ये कल करते हैं, ठीक है। सो कल क्या पढ़ के आओगे?